अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त बुड़वाई में हूँ और ये नारान से तकरीबन 30 किलोमीटर के फ़ासले पे है। और आज की मेरी वीडियो इस्लामाबाद से बुड़वाई की ट्रिप के ऊपर होगी और एज़ यूजुअल इसमें मुख्तलिफ़ सेक्शंस होंगे जिसमें मैं आपको बताऊँगा रास्तों की तफसील थ्रू मैप, रोड्स की वीडियो, ताकि आप लोग देख सकें कि आप लोग इन रास्तों पर ड्राइव करके आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। इसके अलावा होटल की वीडियो होगी, उसकी पार्किंग की, मेन्यू कार्ड की, डिशेस की, चार्जेस की। इसके अलावा पेट्रोल के अखराजात कि मेरी कार में कितना पेट्रोल लगा। अगर आप लोग 600, 800, 1000 सीसी, 1300 या 1800 सीसी में आते हैं तो आप लोगों का कितना पेट्रोल लगेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। और लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस्लामाबाद से नारान जाने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते हैं, लेकिन इसके दो मेजर रूट है जो नॉर्मली सभी इस्तेमाल करते हैं। एक थ्रू मोटरवे और दूसरी मरी की तरफ से। मोटरवे का रास्ता नहायत आसान और सीधा सा है। मैं इसी रास्ते को प्रेफर करता हूँ, लेकिन अगर आपके ट्रिप में मरी, नथिया गली, अयूबिया है तो आप मरी की तरफ से भी होके जा सकते हैं। मरी के सिमत का रास्ता खूबसूरत लेकिन ज़्यादा दुश्वार है, जिसमें आपको मुस्तकिल पहाड़ों की चढ़ाई भी चढ़ना पड़ता है। मरी की तरफ से जाते हुए आपका टाइम भी तकरीबन 1 से 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। अगर आप मरी की तरफ से भी जा रहे हैं तो यहाँ पर भी इब्तदाई तौर पे 2 रूट हैं। एक E75 जो कि मरी एक्सप्रेसवे कहलाता है और दूसरा कश्मीर रोड। कश्मीर रोड एक पुराना और जिगजैग रोड है, जहाँ पर ड्राइविंग E75 की निस्बत ज़्यादा मुश्किल है। आजकल ज़्यादातर लोग मरी जाने के लिए E75 एक्सप्रेसवे ही यूज़ करते हैं। अगर आप इस्लामाबाद से नारान थ्रू इस्लामाबाद मोटरवे जा रहे हैं तो आप बआसानी एक नॉर्मल स्पीड के साथ 6 से 7 घंटे में नारान पहुंच सकते हैं। और अगर आप मरी वाले रोड की तरफ से जाते हैं तो आपको तकरीबन 8 से 8.5 घंटे लगेंगे। अगर आप इस्लामाबाद से नारान थ्रू मोटरवे जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले M1 इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पे चढ़ना होगा और तकरीबन 60 किलोमीटर के बाद आपने M15 हज़ारा मोटरवे पे मुड़ जाना होगा। हज़ारा एक्सप्रेसवे ख़त्म होने के बाद आपको न्यू बालाकोट सिटी से सीधे हाथ की तरफ मुड़ते हुए नेशनल हाईवे N15 पे मुड़ जाना होगा और फिर ये रोड आपको नारान तक सीधा ही ले जाएगी। इस्लामाबाद से मानसेरा तक का टोटल टोल 200 रुपये। दोस्तों, अभी 7 बज रहे हैं, हम यहाँ से निकले हैं और जब तक आप सिटी की ट्रैफिक से निकलते नहीं हैं, ऐसे क्लियर नहीं करते हैं, आपको लगता ही नहीं है कि आपका सफ़र स्टार्ट हो गया। मोटरवे पे सफ़र करने से पहले मैं तकरीबन तमाम ही दोस्तों को ये सजेस्ट करता हूँ कि वो अपनी कार का एमटेक बनवा लें। एमटेक बेसिकली एक स्टिकर होता है जो आपकी कार की विंड स्क्रीन पे लगा दिया जाता है और इसमें आप अपना अमाउंट नॉर्मल फ़ोन की तरह टॉपअप करवा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जब भी किसी टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो आपका टोल ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है और आपको किसी कार की क्यू में नहीं खड़ा होना पड़ता है। हमने अपना सफ़र M1 इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे से शुरू किया और तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर बाद ही पहला क़याम-ओ-ताम आ गया। अगर आपकी कार के टैंक में पेट्रोल कम है तो बेहतर है कि यहाँ उसे फिलअप करवा लो, क्योंकि जो नेक्स्ट क़याम-ओ-ताम और पेट्रोल पंप है वो 70 किलोमीटर बाद एबटाबाद के मकाम पे आएगा। इस क़याम-ओ-ताम में आपको रेस्टोरेंट और वाशरूम जैसी सहूलतें भी मिल जाती है। M1 पे तकरीबन 60 किलोमीटर चलने के बाद आपको हज़ारा एक्सप्रेसवे पे मुड़ जाना होगा, जो कि M15 कहलाती है। ये मोटरवे आपको मानसेरा तक ले जाएगी। हज़ारा एक्सप्रेसवे के ऊपर तकरीबन आपको 109 किलोमीटर तक ड्राइव करना होगा। इसमें आपके तकरीबन 1.5 घंटे लग जाएंगे। हज़ारा एक्सप्रेसवे पे मुड़ते ही आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपनी ड्राइविंग एंजॉय करनी है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आपको अच्छा मौसम मिल जाता है तो ये सफ़र आपकी ज़िंदगी का यादगार सफ़र होगा।
और यहाँ मुड़ते ही आपको कम से कम एक चीज़ का अंदाज़ा तो हो जाएगा कि आगे बहुत खूबसूरती आने वाली है। हज़ारा एक्सप्रेसवे पाकिस्तान की उन मोटरवेज में से एक है जहाँ की ड्राइविंग आप सही मानों में एंजॉय करते हैं, और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने को नहीं मिलती। वैसे तो पाकिस्तान की तकरीबन तमाम ही मोटरवे पे स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर फी घंटा की है, लेकिन हज़ारा एक्सप्रेसवे पे कुछ जगहें ऐसी भी आती जहाँ पर स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर फी घंटा है। लिहाजा आपने साइन बोर्ड पे ध्यान रखना है। ऐसा ना हो आप अपने तौर पे तो लिमिट के अंदर ड्राइव कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपका चालान हो जाए। हज़ारा एक्सप्रेसवे में आपको कई टनल से भी गुजरना पड़ता है। यहाँ की स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर फी घंटा है। आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी कार को इसी स्पीड पर ड्राइव करें, क्योंकि टनल के अंदर ओवर स्पीडिंग कैमरा लगे हुए हैं, और अगर आपने ओवर स्पीडिंग की तो ये कैमरा ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड को डिटेक्ट करके उसका सिग्नल ट्रैफिक पुलिस को भेज देते हैं। अक्सर ये ट्रैफिक पुलिस टनल के बाहर ही आपको मिल जाती है, और अगर आपने ओवर स्पीडिंग की है तो ये आपका चालान उसी वक्त काट देते हैं। इसी जगह पर आपको दूसरा क़यामत आमदी मिलता है, जहां आप अपनी कार का टैंक फिल करवा सकते हैं, और अगर आपने वॉशरूम या रेस्टोरेंट की सर्विस यूज़ करनी है तो वो भी कर सकते हैं। एबटाबाद से आगे मानसेरा इंटरचेंज आता है, जो कि आपके लेफ़्ट साइड पे आता है, लेकिन आपने इस तरफ से नहीं निकलना, बल्कि सीधा आगे से गुजरते हुए टोल पे करने के बाद न्यू बालाकोट सिटी की तरफ चले जाना है। न्यू बालाकोट सिटी से आपने राइट टर्न करते हुए सीधा चले जाना है, और यही रोड आपको आगे N15 नेशनल हाईवे तक ले जाएगी। यहाँ रास्ते में आपकी छोटी मोटी शॉप्स आएगी, जहाँ आप पानी, जूस, टिश्यू पेपर, इस तरह की कोई चीज़ें ले सकते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा बाज़ार आपको आगे मिलेगा वो बालाकोट के एरिया में होगा। न्यू बालाकोट सिटी की रोड कच्ची लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप अपनी कार के बारे में बहुत कॉन्शियस है कि उसे किसी कच्ची सड़क पर नहीं चलाना, तो आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये रोड तकरीबन 6.5 किलोमीटर का है, और ये सफ़र आपका आधे घंटे से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। नेशनल हाईवे से नारान तक आपको 104 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा, और इसमें आपके लगभग 4 घंटे लग जाएंगे। और यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगने की जो मेन वजह है कि आपको ज़्यादातर सफ़र पहाड़ों पर करना होता है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा स्पीड में कार को ड्राइव नहीं कर सकते। हम सुबह जल्दी निकले थे, इसलिए ब्रेकफास्ट नहीं कर सके थे। पहले वक्तों में जब PTDC के मोटेल हुआ करते थे तो हम अपना लंच या ब्रेकफास्ट इनके मोटेल में करते थे, लेकिन पूरे पाकिस्तान में इनके होटल बंद होने की वजह से हमने अपना ब्रेकफास्ट कॉर्डिलर रिजॉर्ट में किया। इस होटल में हम पहले भी रुक चुके हैं विंटर सीजन में, और हमारा स्टे बहुत कंफर्टेबल था। अगर आप किसी दूर दराज इलाकों से ट्रैवल करके आ रहे हैं, और अगर आपने अपनी जर्नी को ब्रेक करना है बालाकोट में, तो इससे बेहतर होटल कोई नहीं होगा। इस होटल की पार्किंग भी बहुत अच्छी है, और यहाँ का व्यू भी बहुत ज़बरदस्त है। सही मानों में बालाकोट वो आखिरी जगह है जहाँ पर आपको मैक्सिमम पेट्रोल पंप मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बालाकोट से नारान तक कोई पेट्रोल पंप नहीं आते हैं, लेकिन वो इक्का दुक्का होते हैं, और पेट्रोल की भी अवेलेबिलिटी कोई 100% नहीं होती। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी कार का फ्यूल टैंक बालाकोट में फुल करवा लें, और जहाँ जहाँ आगे आपको चांस मिले अपनी कार का टैंक मैक्सिमम ही रखिएगा। वैसे तो जैसे ही आप मानसेरा रोड को हिट करते हैं, पहाड़ी सिलसिले शुरू हो जाते हैं, जहाँ कभी आपको अपनी कार चढ़ाई पे ऊपर की तरफ चढ़ानी होती है और कभी नीचे की तरफ उतरना पड़ता है। लेकिन असल मानों में पहाड़ी सिलसिले बालाकोट के ब्रिज के बाद शुरू हो जाते हैं। और जैसा कि मैं अपनी वीडियो में पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि जब भी आप इन पहाड़ी सिलसिलों में सफ़र करें तो आपको कोशिश ये करनी है कि अपनी कार को छोटे गियर में और कम स्पीड पे चलाएं, चाहे आपको कितना ही लग रहा हो कि कार आपकी कंट्रोल में है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इन पहाड़ी रास्तों पे आपकी कार की ब्रेक बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और अक्सर पुरानी या जो यूज्ड कार होती है उसमें वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है,
और ब्रेक फेल हो जाते हैं। और अगर ब्रेक फेल हुए हैं तो चाहे कार आपकी कितनी कंट्रोल में हो, उसे आप रोक नहीं पाएंगे। वैसे बालाकोट से नारायण की रोड जैसे कि आपको दिख रहा है कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, लेकिन बस आपने छोटी छोटी एहतियातें करनी है ताकि आप यहाँ पर सेफ ड्राइविंग कर सकें। दोस्तों, इस वक्त मैं बालाकोट और केवाई के रास्ते के दरमियान रुका हुआ हूँ और यहाँ रुकने की एक वजह ये थी कि आपको यहाँ से कुनहार रिवर दिखा सकूँ कि कुनहार रिवर यहाँ से कितना नीचे है। हालांकि इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये कोई बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं हूँ, अभी हमने मज़ीद ऊपर की तरफ जाना है। अगर आप बालाकोट में लंच ब्रेकफास्ट के लिए नहीं भी रुकना चाहते हैं तो उसके बाद जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है वो केवाई के रेस्टोरेंट है, जहां आप कैफ़े आबशार में बैठ के ठंडे पानी में अपने पाँव डाल के वहां के चाय, पकोड़े, पराठे या लंच एंजॉय कर सकते हैं। केवाई से कुछ ही फासले पर यहाँ पर दो बड़ी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन आती है, शोग्रान और शाहरान। अगर शोग्रान से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाके उसे देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। कागान पहुँचने से कुछ किलोमीटर पहले ही रोड ख़राब होनी शुरू हो जाती है और ये तकरीबन नारायण तक फिर ऐसी ही रहती है। एक ज़माने में नारायण की भीड़ से बचने के लिए लोग कागान के होटल को प्रेफर करते थे और यहाँ स्टे करते थे, लेकिन यहाँ डैम बनने की वजह से ना सिर्फ यहाँ की रोडें ख़राब हुई बल्कि ये होटल भी धूल मिट्टी का शिकार हो गए। लोग आजकल बटाकुंडी को प्रेफर कर रहे हैं। आपने इस रोड से घबराना नहीं है क्योंकि ये रोड जो कागान पे ख़राब होता है ये नारायण पे जाके ख़त्म हो जाता है और उसके बाद बहुत ही अच्छे किस्म का रोड शुरू हो जाता है। अगर इससे पहले कभी आपने नॉर्दर्न एरिया का सफ़र नहीं किया है तो इस पानी को देख के परेशान नहीं होना। आपने अपनी कार को साइड पे रोक के सिर्फ ये ऑब्ज़र्व करना है कि किस साइड पे पानी कम है, जो कि आने वाली गाड़ियों को देख के आपको बआसानी अंदाज़ा हो जाएगा। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अपनी कार को उसी तरफ से निकालना है। अगर आप जुलाई से पहले नारायण और उससे आगे ट्रैवल कर रहे हैं तो इस तरह की कई जगहें आएगी जहां आपको इन बर्फ़ की दीवारों के बीच में से गुजरना पड़ता है। ये नारायण का बाज़ार है और मैक्सिमम होटल आपको इसी एरिया में मिलते हैं। अगर आप हल्ला गुल्ला के शौकीन हैं और आप ज़्यादा रश वाली जगह पर रहना चाहते हैं तो आप नारायण के इस मेन बाज़ार में रुक सकते हैं जहाँ आपको कई होटल मिल जाते हैं। मैं पर्सनली ऐसी जगहों को लाइक नहीं करता और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये एरिया नेचर से काफ़ी दूर हो जाते हैं और उसकी दूसरी वजह यह है कि यहाँ पर आपको अक्सर अच्छी पार्किंग भी नहीं मिलती और आपकी कार भी महफूज तरीके से पार्क नहीं हो सकती। अगर आपने नारायण में रुकना ही है तो फिर मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप झील रोड पे रुकें, जहाँ पर आपको अच्छे होटल मिल जाते हैं और उनकी पार्किंग भी काफ़ी बेहतर है। आप जैसे ही नारायण पहुँचना है तो चाहे आपने नारायण में स्टे करना है या गिलगित हुंजा स्कर्दू की तरफ जाना है, सबसे पहला काम करना है नारायण पहुंचने के बाद अपनी कार का फ्यूल टैंक फुल करवाना है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब यहाँ पर टूरिस्ट का रश होता है तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और यहाँ पर नारायण के बाद दूसरा पेट्रोल पंप आपको चिलास में ही मिलेगा। अगरचे लोकल शॉप्स में आपको खुला हुआ पेट्रोल मिल जाता है, लेकिन मैं उसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। वैसे तो तकरीबन सारे ही सेलुलर नेटवर्क आ रहे होते हैं, लेकिन इंटरनेट यहाँ पर सिर्फ टेलीनॉर पे चलता है। तो अगर आपने इंटरनेट यूज़ करना है तो अपने साथ टेलीनॉर की सिम लाइएगा। लेकिन बटाकुंडी और बुड़ावई में आपको किसी भी फ़ोन के सिग्नल या कम से कम इंटरनेट तो नहीं आता। हमारा आगे का सफ़र अभी बाकी है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ आने वाले टूरिस्ट हजरात के लिए। नारायण के गिरदो नवाम में बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ आप कुछ किलोमीटर का फासला तय करके बआसानी पहुँच सकते हैं, जिनमें झील सैफुल मलूफ,
बाबूसर टॉप, लुलुसर झील, लालाजार और सिरान वैली काबिल ज़िक्र है। इनमें से 3 जगहों पर मैं जा चुका हूँ और मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड करूँगा कि जब आप नारायण जाएँ तो कम से कम इन 3 जगहों पर तो लाजमी जाएँ, जिनमें सबसे पहली जगह है झील सैफुल मलूक। झील सैफुल मलूक नारायण से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर है, जहां आप 4x4 कार में ही जा सकते हैं या दूसरी सूरत में जीप हायर कर सकते हैं। जीप का किराया तकरीबन 4,500 रुपये है और इसी किराए में वो आपका 1.5 से 2 घंटा झील सैफुल मलूक पे इंतज़ार भी करता है। झील सैफुल मलूक और इसके रास्तों से मुतल्लिक अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने इस पर काफ़ी वीडियोज़ डाली है। लुलुसर झील तकरीबन नारायण से 50 किलोमीटर के फासले पर, जो कि बहुत खूबसूरत झील है, लेकिन सर्दियों में यहाँ पर अक्सर पानी कम होता है क्योंकि बर्फ़ नहीं पिघली हुई होती। तो अगर आप सख्त गर्मियों के मौसम में जाएंगे तो ये झील आपको पानी से भरी हुई मिलेगी। यहाँ आप अपनी किसी भी किस्म की कार में बआसानी पहुँच सकते हैं। बाबूसर टॉप नारायण से तकरीबन 66 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ आप तकरीबन आराम से ड्राइव करके 1.5 घंटे में पहुँच सकते हैं। यहाँ भी तकरीबन हर किस्म की कार चली जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको सख्त चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। लिहाजा मैं आपको रेकमेंड ये करूँगा कि अगर आपकी कार कम से कम 1000 या 1300 सीसी से ऊपर हो तभी ले जाएं, वरना शायद आपको चढ़ाई बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगी। इस जगह पे जाके आप इस पूरी वैली का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा कर सकते हैं और अब तो यहाँ पर जिप लाइन भी बना दी है। चलें दोस्तों, दोबारा बुढ़वई के सफ़र की तरफ चलते हैं। जैसे ही आप नारायण से बाबूसर टॉप की तरफ मुड़ते हैं तो एकदम से मंजर ही चेंज हो जाता है और आपको बहुत ही खूबसूरत किस्म के मनाजिर देखने को मिलते हैं। जब आप नारायण से बाबूसर टॉप की तरफ जा रहे हो तो नारायण से कुछ ही किलोमीटर बाद यहाँ पर आपको काफ़ी वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी मिल जाती है। अगर आप समर के सीज़न में जा रहे हैं तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे तो किसी भी सीज़न और दिन के किसी भी वक्त आप नारायण बाबूसर टॉप के रास्ते पे गुजरे हैं तो यहाँ की खूबसूरती आपको दंग कर देती है, लेकिन अगर वेदर अच्छा हो तो ये इसमें 4 चांद लगा देती है। आपने अपनी लाइफ में बहुत ही खूबसूरत तरीन जगहों पर सफ़र किया होगा, लेकिन मेरे ये अल्फाज आप लिख के रखते हैं, जब आप यहाँ ड्राइव करेंगे तो उन तमाम जगहों को भूल जाएंगे। मैंने पाकिस्तान में बेइंतहा जगहों पर सफ़र किया है जो कि एक से बढ़कर एक थी, लेकिन ये जगह मेरी आज भी फेवरेट है और आज भी यहाँ की ड्राइविंग मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। हम बुढ़ावई में स्काई टच रिजॉर्ट में रुके थे और अपनी लोकेशन के हिसाब से ये यहाँ का बहुत ही ज़बरदस्त होटल था।
इस होटल की पार्किंग भी काफ़ी अच्छी और सेफ थी। काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर आसानी से खड़ी हो सकती थी। आजकल ज़्यादातर टूरिस्ट नारायण के बजाय बट्टाकुंडी में रुकते हैं, लेकिन मैं बुढ़ावई में रुका और उसकी मेन वजह यह थी कि मुझे यहाँ का लैंडस्केप बट्टाकुंडी से भी बहुत ज़्यादा बेहतर लगा। चूँकि दोपहर का खाना हमने खाया नहीं था, इसलिए यहाँ पहुँचते ही हमने खाने का ऑर्डर किया। और आप ज़रा सोचें, इस जगह पर बैठ के खाने का क्या मज़ा होगा। इस रूम के उन्होंने हमसे तकरीबन 5,000 रुपये चार्ज किए थे। हम टोटल 6 लोग थे, जिसमें मैं, मेरी वाइफ और 4 बच्चे थे। इन्होंने 2 मैट्रेस इसमें हमें कम्प्लीमेंट्री दिए थे। वैसे तो मैं पहले भी कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैं इन जगहों पे जब जाता हूँ तो अपनी एक्सपेक्टेशन काफ़ी लो रखता हूँ, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ थी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर की ज़रूरत थी, और जब भी कोई शख्स अपने रूम में हैवी इलेक्ट्रिकल आइटम लगाता था तो वो उनके ब्रेकर को ट्रिप कर देता था, जिसकी वजह से लाइट चली जाती थी। लिहाजा अगर आपके पास कोई बहुत ही सेंसिटिव किस्म के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है तो आपने कोशिश करना है कि बहुत एहतियात के साथ उसे चार्ज करना है। वॉशरूम में पानी तकरीबन 24 घंटे ही गर्म आता रहा। और दोस्तों, आप कुछ फ्यूल के अखराजात। अगर आप 660 सीसी कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके इस्लामाबाद से नारायण तक तकरीबन 2700 रुपये लगेंगे। अगर 1000 सीसी कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो तकरीबन 4000 रुपये। अगर 1300 सीसी कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो 5200 रुपये लगेंगे। अगर 1800 सीसी कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो तकरीबन 7200 रुपये लगेंगे। और अगर 2700 सीसी कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो तकरीबन 11,000 रुपये लगेंगे। दोस्तों, जिस वक्त मैंने ट्रैवल किया उस वक्त पेट्रोल की कीमत 262 रुपये फ़ी लीटर थी। लिहाजा अगर ये प्राइस आगे पीछे होती है तो उस हिसाब से आपके एक्सपेंसेस भी चेंज हो जाएंगे। और यहाँ एज़ यूजुअल मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एस्टिमेटेड फिगर है, एक्चुअल फिगर इससे कुछ ऊपर या नीचे हो सकती है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आपको तकरीबन हर किस्म की ट्रांसपोर्ट ही पिंडी बस अड्डे से मिल सकती है। लेकिन अगर आपने कंफर्टेबल और अच्छी बस सर्विस लेनी है तो फैसल मूवर्स की ले सकते हैं, जो तकरीबन 3,000 रुपये रावलपिंडी इस्लामाबाद से नारायण तक का चार्ज करते हैं और वापसी में तकरीबन 2800 रुपये चार्ज करते हैं। अगर आप किसी ग्रुप की सूरत में जा रहे हैं जिनमें लोगों की तादाद तकरीबन 15 से ज़्यादा है तो यह आपको उसी किराए में बट्टाकुंडी तक भी ड्रॉप कर सकते हैं। जी दोस्तों, मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी इस तरह की खूबसूरत जगहों पर जाऊं तो आप भी वो मेरे साथ जगहें देख सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।